वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 दिवसीय वर्कशॉप में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल। चलिए तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज के पावर पैक सेशन की शुरुआत करते हैं। ढेर सारी नई नई बातें आज हम शेयर करने वाले हैं और सेशन की शुरुआत करें इससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको अपना मोबाइल अपने हाथ में लेना है और उसमें से व्हाट्सएप या फेसबुक कोई भी एक चीज खोलनी है, पर वो करते समय आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है। थंब का इस्तेमाल किए बिना आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करने की कोशिश करिए। सर, फेसबुक और व्हाट्सएप खोलना तो बड़े दूर की बात है, अंगूठे के इस्तेमाल के बगैर लॉक खुल जाए तो अभी बहुत है। हाँ, ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है सभी को? यस, मुश्किल परेशानी हो रही है। एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है, राइट? सेकंड हाथ का इस्तेमाल भी नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। यस, काफी सब कह रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है, कोई कह रहा है कि मैं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। यस, वी कैन विथ वन हैंड। यस, राइट। हो गया सभी का ट्रायल, सभी ने प्रैक्टिस कर ली, कोशिश कर ली। अब मुझे बताइए कि अंगूठे के साथ करना आसान था या अंगूठे के बगैर करना आसान था? अगर यही काम आपको पूरे दिन हमेशा मोबाइल इस्तेमाल करते समय अगर कंडीशन बना दी जाए कि थंब को इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। विथ थंब इट्स इजी। अंगूठे के साथ करने में बड़ी आसानी होती है, अंगूठे के बगैर जब करते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है, कितनी परेशानी होती है। आज इस अंगूठे को देखकर बड़ा आनंद आ रहा है ना? थैंक यू कहने का भी मन कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से मोबाइल बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाते थे। यस, देखिए वो चीज है हमारे पास, पर उसकी गैरहाजिरी में जब उसका इस्तेमाल नहीं किया तब उसकी इंपैक्ट समझ में आई। अंगूठे के इस्तेमाल के बगैर सिर्फ मोबाइल यूज करना ही नहीं, पानी का ग्लास पकड़ना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सोचिए, पानी का ग्लास कैसे पकड़ते हैं? अगर थंब की ग्रिप नहीं मिलेगी तो पानी का ग्लास आसानी से नहीं पकड़ में आ सकता। इवन पेन पेंसिल से लिखते समय भी यही परेशानी होती है, अंगूठे से ग्रिप मिलती है। तो जैसे किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसके बगैर आसानी से हम होल्ड नहीं कर पाते, उसी तरह गर्भ संस्कार का रोल भी आपके प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गर्भ संस्कार को सही तरीके से समझकर उसका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, तो अंगूठे के बगैर पानी का ग्लास पकड़ने में या अंगूठे के बिना मोबाइल का इस्तेमाल करने में जितनी कठिनाई आती है, जितनी परेशानी आती है, उतना ही परेशानी हमें फेस करना पड़ेगा प्रेगनेंसी के दरमियान, राइट? तो चलिए, आज हम गर्भ संस्कार के सब्जेक्ट को किस किस बात के साथ समझने वाले हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गर्भ संस्कार की सही समझ, मतलब कि गर्भ संस्कार कहां से शुरू होता है, कहां तक फॉलो करना होता है, इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे स्टेम सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। काफी सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सर ये स्टेम सेल्स क्या होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, तो उससे आज हम थोड़ा ब्रीफली समझने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टेम सेल्स का, कोड ब्लड क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट लिया जा सकता है आने वाले वर्षों में, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद आज हम खाना पकाने वाले हैं। यस, आप अनाज के दाने लेकर बैठे हैं, मसाला दानी लेकर बैठे हैं, तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। यस, पर आज हम खाना बनाएंगे फाइव सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी का। तो पांचों इंद्रियों का विकास माता के गर्भ में बच्चे का कैसे किया जा सकता है, इस पूरी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन एक क्विज के फॉर्मेट में करेंगे। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप सभी को फटाफट उनके जवाब बताने हैं, राइट? हम भी चेक तो करें कि आप 3 और आज का प्लस चौथा दिन, चारों दिन में मिलाकर कितना सीखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से होती है, इस बात को समझने से। तो गर्भ संस्कार की शुरुआत के पहले ये कुछ जो ऐसी मान्यताएं हैं जो लेकर काफी लोग हमारे पास आते हैं, उन्हें भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं।
कुछ ऐसी चीजें होती है जो लोग आकर हमसे कहते हैं और पूछते हैं कि हमने ये करवा लिया तो क्या गर्भ संस्कार हो गया। जैसे कि काफी लोग आकर हमें पूछते हैं कि हमने यज्ञ करवा लिया है तो क्या गर्भ संस्कार हो गया। हमने पुस्तक खरीदा है और पुस्तक को पढ़ लिया है, गर्भ संस्कार हो गया। हमने वर्कशॉप कर लिया है तो क्या गर्भ संस्कार हो गया। नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन ओनली है, राइट। पर एक्चुअल में गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से होती है, कब तक उसे फॉलो करना पड़ता है, डेली बेसिस पर फॉलो करना पड़ता है, ये सारी बातें समझनी बहुत जरूरी है। तो जो लोग प्लानर्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आज का सेशन, क्योंकि आप लोगों को तो कब से शुरुआत करनी है वो सारे स्टेप्स फॉलो करने का बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को इस बात की समझ आज आनी जरूरी है, ताकि आप फ्यूचर में जब सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करें तब आप गर्भ संस्कार की शुरुआत डे 1 से ही कर सकते हैं, राइट। तो गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है पात्र पसंदगी से। टोटल 4 स्टेप्स हैं गर्भ संस्कार के, जिन्हें हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। शादी की रस्म, तीसरा स्टेप है गर्भाधान के पहले की तैयारियां, पूर्व तैयारियां, और चौथा स्टेप है गर्भाधान के बाद की प्रवृत्तियां। इन 4 स्टेप्स में हमें गर्भ संस्कार को फॉलो करना होता है, राइट। काफी लोग टेंशन में आ गए होंगे, हाँ पात्र पसंदगी यहां से शुरुआत होती है, अब हमारा क्या होगा, हमने तो पात्र पसंदगी कर ली है, शादी हो गई है, कंसीव कर लिया है। तो टेंशन मत करिए, चिंता का विषय कुछ भी नहीं है इसमें। पर आपके साथी मित्र, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर अब फ्यूचर में प्लानिंग करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनको भी ये नॉलेज पता चले अच्छी तरीके से, इसलिए आपका समझना जरूरी है। एटलीस्ट आपके द्वारा आपके बच्चों को तो पता चलेगा ही चलेगा, राइट। क्योंकि गर्भ संस्कार के नॉलेज के बारे में कितने ही वर्षों से एक अंडरस्टैंडिंग गायब होती जा रही है, इसलिए ये पूरा कंसेप्ट आपको पता होनी जरूरी है। तो अब हम 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को प्रॉपरली समझते हैं। तो पात्र पसंदगी, क्यों पात्र पसंदगी की रिक्वायरमेंट आती है, तो चलिए पहले मैं ये सवाल आप ही से करता हूं। आपने जब अपनी शादी के समय अपनी पत्नी को पसंद किया या पत्नी ने पति को पसंद किया, तब आपने क्या क्या चीजें चेक की थी, किन चीजों को आपने प्रायोरिटी में रखा था अपने पार्टनर को पसंद करते समय। उन टॉपिक्स को, वो जो भी पैरामीटर्स थे आपके, उन पैरामीटर्स को आप चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए फटाफट। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए था, या ब्ला 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 जो भी आपके मन में है, राइट। जो चीजें आपने नोटिस की थी उन्हें ही लिखिएगा ईमानदारी पूर्वक, राइट। नेचर, लुक, फाइनेंशियल, गुड फैमिली, नेचर, लुक्स, जॉब, नेचर, एजुकेशन, लविंग, हैंडसम, फाइनेंशियल, इंडिपेंडेंट, गुड फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड चेक किया था, लुक्स, कैरिंग, नेचर, एजुकेशन, गुड फैमिली, नेचर, बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए वो चेक किया था, फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, एक्टिव है या नहीं अपने बिजनेस में या जॉब में, यस। नेचर, जॉब, लुक्स, एजुकेशन, यस। फेसबुक पर भी हमारे फ्रेंड्स यही सारी टिप्पणियां दे रहे हैं और सेम रिव्यूज आ रहे हैं। जूम पर भी ऑलमोस्ट सभी के मन में कॉमन सी बातें हैं, राइट। संस्कार अच्छे होने चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और हमारी दोनों की जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए, राइट। लुक्स, हैंडसम पर से हमारा वही मैसेज होता है कि भाई एटलीस्ट शादी का एल्बम तो खराब ना बने, राइट। वो एल्बम तो अच्छा बनना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो, करते हो, ऐसे फील आने चाहिए। यस यस यस, मेजोरिटी केसेस में सभी के यही व्यूज हैं, यही सबकी अपेक्षाएं हैं। अब देखिए पात्र पसंदगी में क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, जिन्हें आपको और ध्यान में रखना चाहिए या सोचना चाहिए, उनकी भी हम आपसे डिस्कशन अब कर रहे हैं। पहले के समय में हम सभी जानते हैं कि स्वयंवर की प्रथा थी, राइट। हमने बहुत कहानियों में भी सुना हुआ है, इवन रामायण महाभारत में भी देखा है। अब स्वयंवर में कभी भी ऐसा नोटिस किया था कि पुरुष को पत्नी पसंद करने की अनुमति मिलती थी, पुरुष के सामने ढेर सारी 15-20 लड़कियां खड़ी करी जाती थी और उनको चॉइस करने का अथॉरिटी मिलता था? नहीं, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लेडीज को मिला है, राइट।
कि स्त्री के सामने 5, 10, 15 पुरुष खड़े होते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे और उनमें से चूज करने की फैसिलिटी मिलती थी। सिर्फ स्त्री को ही एडवांटेज मिलता था। क्यों? क्या रीजन था इसका? क्योंकि स्त्री को पसंद करने का हक दिया गया है, पुरुष को नहीं। पुरुष स्त्री को कैसा पति चाहिए, कैसा वर चाहिए जिसके साथ वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती है, ऐसी चॉइस मिल रही थी। ये बात बताती है कि गर्भ संस्कार के डोमेन को, गर्भ संस्कार की बात को हमारे जो पुराना कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, वो कितना गहनता से समझता था। क्योंकि स्त्री की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है पूरी प्रेगनेंसी की प्रोसेस में। तो अब देखिए पात्र पसंदगी का क्या महत्व है, उसे हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो पात्र पसंदगी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर प्रॉपर समन्वय है, दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, तभी तो श्रेष्ठ गुणों वाला संतान पैदा हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, दोनों के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है, अनबन चलती रहती है, दोनों को एक दूसरे के संग कंफर्टेबल नहीं है, तो कैसे अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है? थे, राइट? आप में से काफी लोगों ने ये चीजें फेस की होगी कि आपकी जब शादी हुई होगी तो आपकी कुंडलियां भिजवाई गई होगी एक दूसरों के घर पर और कुंडलियों को मिलाया गया होगा, राइट? या फिर ऐसा कहा गया होगा कि भाई सेम गोत्र में है तो शादी नहीं हो सकती, अलग गोत्र में लड़का होना चाहिए, अलग गोत्र की लड़की होनी चाहिए, तभी शादी हो सकती है। तो ये जो सारी प्रणालिकाएं हैं, ये सारी की सारी पद्धतियां गर्भ संस्कार का ही प्रतिपादन करती है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सारी ओल्ड डेटेड फैशन हो गई है, राइट? हमारी जनरेशन में सब लोग क्या कहते हैं कि ये क्या फालतू सिस्टम है कुंडली मिलाने की, या एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। भाई मुझे तो जो पसंद आएगा या मुझे जो पसंद आएगी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए, राइट? पर ये सारी बातें बच्चे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर कुंडली के अनुसार पति और पत्नी के, होने वाले पति और पत्नी के अगर पर्टिकुलर गुण नहीं मिलते हैं, तो उनके द्वारा होने वाले बच्चे में भी वो गुण कम आएंगे। ये एक सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से, पहला रीजन, इस वजह से कुंडली मिलानी बहुत जरूरी होती है। हाँ, कुंडली मिलाने वाला व्यक्ति समझदार, अनुभवी होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हर कोई व्यक्ति कुंडली मिलाने बैठ जाएगा तो गड़बड़ होगी। सेम उसी तरह एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का भी ये रीजन है कि अगर एक गोत्र में शादी होती है तो उस गोत्र में जो आनुवंशिक प्रश्न चले आ रहे हैं, वो प्रश्न होने वाली जनरेशन में मल्टीप्लाई होकर आ सकते हैं। तो अगर अलग अलग गोत्र में से वर वधु आते हैं तो आनुवंशिक रोगों को कम किया जा सकता है, उनका निदान किया जा सकता है। ऐसे पावरफुल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रथाएं बनी हुई है, राइट? तो अब जिन जिन की शादी हो चुकी है उनको तो इस बारे में अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पर आप ये इंफॉर्मेशन आने वाले समय में और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर उनकी शादी बाकी है तो उन्हें ये नॉलेज होना चाहिए कि कुंडली वगैरह या गोत्र की जो प्रणालिकाएं है उसे इग्नोर मत करिए और सिर्फ पैसा या लुक्स मत देखिए। ये चेक करिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना संस्कारी है, उनके फैमिली में कैसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, वहां पर कैसी ट्रेडिशंस फॉलो की जाती है। क्योंकि आपको लुक्स के साथ नहीं जीना है, आपको जीना है फैमिली के साथ। लुक्स तो टेम्पररी होता है ना, 4, 5 साल 10 साल के बाद वो लुक्स नहीं दिखने वाला जैसा आपको अभी दिख रहा है, पर वो जो गुण है, वो जो संस्कार है, वो जो नेचर है, ये हमेशा बरकरार रहने वाला है। क्योंकि नेचर इतना आसानी से चेंज नहीं होता किसी भी इंसान का, नेचर चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब की चीजों पर पात्र पसंदगी के द्वारा हम फोकस करने की बात समझेंगे। ठीक उसी तरह शादी की रस्म भी गर्भ संस्कार का ही एक अद्भुत हिस्सा है। कैसे? तो पहले हम ये समझते हैं कि आप लोगों ने अपनी शादी में क्या क्या किया था, कौन कौन सी प्रणालिकाएं, कौन कौन सी रस्में आपकी शादी के दरमियान निभाई गई थी, और आपकी शादी कितने दिन चली थी, कितने दिन का फंक्शन था। ये सारी बातें आप अभी फटाफट से लिख कर भेजिए। आपके लिए आपकी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट रस्म कौन सी थी
जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया, आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो? कोई कह रहा है 2 दिन, कोई कह रहा है 5 दिन, कोई कह रहा है 4 दिन, कोई कह रहा है 3 दिन। हल्दी, शगुन, शादी की रस्म, गणेश पूजा, संगीत संध्या, मेहंदी, हल्दी, फेरे, हल्दी फेरे 3 दिन, संगीत फेरे, मेहंदी, मेहंदी हल्दी संगीत, ग्रह शांति फेरे, हल्दी मेहंदी शादी का दिन, संगीत। ये फेरों में गर्भाधान की बात आती है, हाँ बिल्कुल गर्भाधान की बात आती है फेरों के समय। हस्तमेलाप, गुजराती प्रोसेस में हस्तमेलाप एक प्रोसेस होती है। गणेश पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा, यस, कहीं कहीं फैमिली में ये भी होता है एक रिवाज के जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई जाती है। कन्यादान, पग फेरे की रस्म, यस। इन सारी बातों में कोई भी ये नहीं लिख रहा कि प्री वेडिंग फोटो शूट करवाने गए थे, 3D 4D 5D मेकअप करवाया था, महंगे महंगे कपड़े, यस, रिसेप्शन आया, अब रिंग ढूंढना, यस, पूजा, शादी के बाद सत्यनारायण की पूजा, प्री वेडिंग फोटोशूट, यस, अब सबको याद आ रहा है। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें प्री वेडिंग फोटोशूट का होता है। शादी के कौन कौन से दिन क्या क्या पहनेंगे उसका हमें ज्यादा टेंशन होता है। अभी तो मैचिंग की सिस्टम आ गई है, हस्बैंड वाइफ के दोनों के कपड़े एक जैसे होने चाहिए। मेकअप, फोटोशूट, शादी का एल्बम, शादी का पूरा वीडियो, ये सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा बजट इस्तेमाल होता है। डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू हुआ है अभी तो, हाँ, कहीं पर्टिकुलर रिसोर्ट में चले जाते हैं या कोई पर्टिकुलर कंट्री में चले जाते हैं और वहां पर जाकर सारा शादी का तामझाम मचाया जाता है। तो बस खर्चा खर्चा खर्चा, यस, मैक्सिमम शादियों में अब ये नया एक ट्रेंड आ चुका है, हनीमून, यस, आफ्टर मैरिज हनीमून का ट्रेडिशन है। तो हनीमून का भी एक प्रोसेस रहता है, एवरी रस्म, मेहंदी, हल्दी, रास गरबा, मैरिज, अंगूठी रस्म, पग फेरा, यस, दिशा जी ने तो पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाकर एक साथ शेयर कर दिया है। यस, यहाँ चेतना जी भी लिख रही हैं, पिंकल जी रिसेप्शन, मीनाक्षी जी प्री वेडिंग फोटोज, हॉर्स बगी की चॉइस, यस, हॉर्स कौन सा आएगा, बगी कैसी होगी, ये जो डेकोरेशन होगा रिसेप्शन वाले हॉल का वो कैसा होगा, इन सब चीजों का हमें टेंशन होता है। पर एक्चुअल में शादी की रस्म किस चीज के लिए है, ये बात अब मैं आपको समझाता हूं। हमारी जो वैदिक शादी की परंपरा थी ना, इस परंपरा में शादी का जो मुहूर्त निकाला जाता था, वो मुहूर्त आपकी जो सुहागरात की डेट होती है, फर्स्ट नाइट की जो डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग शादी का मुहूर्त निकलता था। पूरी प्रोसेस में एक सिर्फ दर्शना जी ने सुहागरात वाला दिन याद किया है, बाकी किसी ने भी याद नहीं किया, राइट। पर सुहागरात वाला दिन मतलब के जो फर्स्ट नाइट वाला डे होता है, दैट इज द मेन डे ऑफ शादी की रस्म। पता था? आश्चर्य भी लग रहा है ना सभी को कि ये कैसे हो सकता है। तो गर्भाधान के लिए सुहागरात का दिन यानी कि फर्स्ट नाइट वाला जो डे होता है उससे सिलेक्ट किया जाता था, और उस दिन की तैयारी के तौर पर पहले 3 दिन या 5 दिन शादी की रस्म चलती थी। क्योंकि आपको अगर गर्भाधान सुहागरात वाले दिन करना होता है तो उसके लिए आपको पहले मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार होना है, आपको मेंटली फिट होना है। जैसे कि हमने आगे वाले दिनों में सारी बातें समझी कि गर्भाधान की प्रोसेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय माता पिता फ्रेश होते हैं, कॉन्फिडेंस में होते हैं, अच्छी तरीके से वो अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, तो श्रेष्ठ संतान को कंसीव कर पाते हैं। तो सुहागरात का दिन कंसीव करने वाला दिन था, और पहले के 3 या 5 दिन के दौरान क्या किया जाता है, तो पति और पत्नी को राजा रानी की तरह सजाया जाता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, दोनों की आगता स्वागता होती है, नए नए कपड़े पहने होते हैं, तरह तरह की पूजाएं होती है, जैसे कि आप सभी ने बताया, गणेश स्थापना, हल्दी, मेहंदी, फलाना फलाना, यज्ञ वगैरह सब कुछ होता है। प्लस दोनों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि दोनों जने 7वें आसमान पे होते हैं, राइट। अब ऐसे जब अच्छे पॉजिटिव दिन चल रहे होते हैं, ऐसे समय आपको कोई भी नेगेटिव विचार आता है? पहले के समय में नहीं आता था। अब के समय की शादियां तो टेंशन वाली हो गई है।
बुआ को नहीं बुलाया तो टेंशन हो जाएगा, चाचा को साथ में फोटो में लेना पड़ेगा, मेकअप वाली टाइम पर आएगी या नहीं, ये सारी टेंशनें शुरू हो गई है। और ऑब्वियस अब यू इसलिए हो गई है क्योंकि अब हम लोग फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एक नए थॉट प्रोसेस में चले गए हैं। अब हम कंसीव सुहागरात के दिन नहीं करते, राइट? अब हम सब क्या सोचते हैं कि शादी हो जाने दो, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो हम थोड़ा एंजॉय कर लें, नॉर्मल हमारी लाइफ को सेटल कर लें, करियर सेटल कर लें, उसके बाद शादी का नंबर आता है, राइट? उसके बाद कंसीव करने का नंबर आता है। इसलिए अभी ये प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पर एक्चुअल प्रोसेस ये है कि जिसके अंदर हमें शादी के समय मेंटली इसी तरीके से तैयार किया जाता था, प्लस शादी के समय जो मंत्रोच्चार होते थे फेरे की रस्म वगैरह में, उन मंत्रों में भी हमें जो पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो गर्भाधान का महत्व, उस प्रोसेस के बारे में ज्ञान देते थे मंत्रों के द्वारा। पर अब तो हमें मंत्र सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दूल्हे के फ्रेंड पीछे से पंडित जी को 500 की नोट दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई फटाफट कंप्लीट कर, राइट? तो ये पूरा एक अलग ही कल्चर शुरू हो गया है। तो हमें इन रस्मों पर अब कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा होता है, पर हमें प्री वेडिंग पर या मेकअप पर या इन सब चीजों में, मेन्यू क्या होगा खाने में, खाने का मेन्यू क्या होगा, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हमें इस बात को भी समझना है कि शादी की रस्म हमें पूर्व तैयारी करवाने का काम करवाती थी, राइट? पर अभी का जो समय हो गया है वो क्या है कि अब हम बाद में ही प्लानिंग करते हैं। तो अब एक तीसरा स्टेप ऐड होकर आता है जो प्लानर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको अब जब भी आप कंसीव करने का प्लान करते हो तब पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। और वो पूर्व तैयारी कम से कम 3 या 6 महीने पहले से मिनिमम करनी है। क्यों कम से कम 3 महीने पहले से करनी है? तो पुरुष का स्पर्म और स्त्री का बीज दोनों 3 महीने का समय लेते हैं मैच्योर अवस्था में पहुंचने के लिए। तो जो बीज और जो स्पर्म कंसीव होने के लिए काम लगने वाला है, उसे 3 महीने का समय चाहिए परिपक्व होने में। 3 महीने के बाद ही वो फलित हो सकता है, उसके बाद ही वो गर्भ धारण कर सकता है, गर्भ बन सकता है। तो मिनिमम 3 महीने तक हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले आपको अपने शरीर की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धि मतलब सौंदर्य साबुन निरमा या डव या पियर्स? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यस, हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है, शरीर की साफ सफाई रखना, तंदुरुस्ती रखना जरूरी है। पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है शरीर को रोग मुक्त करना। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारियां हैं, कोई परेशानियां हैं, तो उससे प्रॉपरली क्लियर करवाइए। यस, काफी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि पंचकर्म करवा लीजिए, राइट? नो, पंचकर्म करवाना टेम्पररी सॉल्यूशन है। पंचकर्म करने से मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचकर्म करने से क्या होता है कि वन टाइम वो आपका बॉडी एकदम क्लीन कर दे देते हैं, राइट? 5 प्रकार की अलग अलग क्रियाएं करवाई जाती है और उससे आपका बॉडी एकदम क्लीन हो जाता है। दैट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन। अब पंचकर्म करवाने के बाद आप दूसरे ही दिन पानी पताशे खाने चले गए, पाव भाजी बनाकर खाया, बर्गर मंगवा लिया, पिज्जा खा लिया डोमिनो का, तो वो आपका पंचकर्म हो गया जीरो। क्योंकि पंचकर्म करने के बाद भी अगर आपको अपने बॉडी को नॉर्मल रखना है, सही तरीके से प्रोसेस करवाना है, तो आपको आने वाले समय में कॉन्स्टेंटली जो आपके वैद्य ने बताई है या पंचकर्म क्या आपके एक्सपर्ट ने आपको जो डाइट प्रोसेस बताई है उससे फॉलो करना पड़ेगा। और वो डाइट प्रोसेस तो फॉलो होने से रही। तो जब वो डाइट प्रोसेस अगर फॉलो नहीं कर सकते तो टेम्पररी 2 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स करवाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पंचकर्म वगैरह करवाने के लिए 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए का खर्चा होता है और वो खर्चा 2 दिन में तो साफ हो जाता है। तो बेटर है कि वो 10-15 हजार रुपए आप अपने बेबी के लिए एफडी करवा दीजिए। वो जब 20 साल का होगा तब उसका एजुकेशन का सारा खर्चा निकल जाएगा, राइट? तो जिसके पास पैसा है उन्हें पंचकर्म करवाने में कोई परेशानी नहीं है। पर फाइनेंशियली अगर आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो पंचकर्म का लोड मत लीजिए, राइट? पंचकर्म इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। पर परमानेंट सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? तो स्टेप 1 जो कंपलसरी है, सभी को समझना पड़ेगा, वो चीज है कि आपको
प्रेगनेंसी के प्लानिंग के फेज में ही अपने बॉडी को क्लियर करवाइए। बॉडी में कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, ये मस्ट है। काफी लोगों को थायराइड की परेशानी होती है और थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत परेशानी आती है। पूरी दुनिया के ट्रीटमेंट करवा लेते हैं पर थायराइड को नहीं फोकस कर पाते। तो थायराइड अगर आपको पता है आपको थायराइड है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो आप पहले अपना मेडिकल रिपोर्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके बॉडी में कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं या नहीं। अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। लाइक थायराइड ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। थायराइड के लिए अगर आप पर्टिकुलर डॉक्टर द्वारा बताई हुई एक पर्टिकुलर जो गोली आती है उससे अगर आप रेगुलरली 2-3 महीने कॉन्स्टेंटली लेते हैं तो आपको कंसीव करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक उसी तरह थैलेसेमिया नाम का भी एक और रोग है। थैलेसेमिया क्या करता है कि अब थैलेसेमिया मेन 2 प्रकार के हैं, थैलेसेमिया मेजर, थैलेसेमिया माइनर। अगर थैलेसेमिया मेजर है तो वो तो बहुत गंभीर बीमारी है, उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता, बहुत खर्चे वाली बीमारी है और बहुत परेशानी वाली चीज है। पर अगर आपको थैलेसेमिया माइनर है तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। थैलेसेमिया माइनर कपल है अगर, तो उन्हें अपने पार्टनर का थैलेसेमिया टेस्ट करवाना कंपलसरी है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों थैलेसेमिया माइनर हैं तो उनके द्वारा होने वाला बच्चा थैलेसेमिया मेजर हो सकता है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है। पर अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी एक थैलेसेमिया माइनर है और दूसरा थैलेसेमिया नॉर्मल है तो उन्हें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उनका होने वाला बच्चा थैलेसेमिया माइनर आएगा पर मेजर नहीं आएगा। तो थैलेसेमिया बहुत छोटी सी चीज है पर उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर्स के द्वारा कंसल्ट कर समझ सकते हैं, राइट। इसीलिए गर्भ संस्कार का ज्ञान जब आप ले रहे हैं तब आप सिर्फ उसे गर्भ संस्कार के दृष्टिकोण से समझिए। मेडिकल रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो अपने डॉक्टर का कांटेक्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपका बॉडी चेक कर आपको अपनी प्रॉपर पोजीशन बता सकता है। तो ये हो गया शरीर शुद्धि का भाग। सेकंड टॉपिक है जो कि है मन की शुद्धि। आपको अपने विचारों की शुद्धि करनी पड़ेगी और विचारों की शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से विचारों की शुद्धि करनी है। जो काम हमने ऑलरेडी कल कर लिया, कल आप सभी ने अपने अपने गुणों का लिस्ट बना लिया था, उनमें से कौन से गुणों को इम्प्रोवाइज करना है वो भी आपने चेक कर लिया है। तो मन की शुद्धि के लिए हमें अपने गुणों को आइडेंटिफाई कर धीरे धीरे उन गुणों पर होमवर्क करना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनके द्वारा हमें पॉजिटिविटी आए। आहार और विचारों की शुद्धि, आहार की शुद्धि भी मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तब आपको अपने डाइट पर बहुत फोकस रखने की जरूरत है। इन 3 या 6 महीनों के जर्नी में जब आप प्लानिंग फेज में हैं उस समय आप पर्टिकुलर प्रकार का ही खाना खाइए जो पाचन में सुलभ हो, जिसके द्वारा शरीर में मेदस्विता न बढ़ती हो और अलग अलग प्रकार के तामसी गुण न आते हो, जो खाना खाने के बाद आपका शरीर एनर्जी फील करता हो, ये नहीं कि लेजीनेस फील करवाए, राइट। तो ये प्रॉपरली आयुर्वेद के हिसाब से या आप अपने डॉक्टर के द्वारा गाइड किया हुआ प्रॉपर फूड लीजिए, राइट। सात्विक भोजन लेने की कोशिश करिए। जितना भोजन आपका सात्विक बनेगा उतना आपका बॉडी और ज्यादा मजबूत बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। और अच्छा बीज बनाने के लिए भी सात्विक भोजन मदद रूप बनता है। अगर ऐसे प्रेगनेंसी कंसीव वाले या प्लानिंग वाले फेज के अंदर हम बहुत ज्यादा तामसी खाना खाते हैं, मतलब ज्यादा तीखा, ज्यादा तला हुआ, बासी खाना, ब्रेड वगैरह की आइटम्स के जिनके अंदर हमें उसे ईस्ट या और किसी चीज के द्वारा उसे फर्मेंगेनेट करना पड़ता है, ऐसी कोई भी प्रोसेसेस जिस फूड पर करनी पड़ती है, ऐसे खाने को बने उतना अवॉइड करिए, उसे कम इस्तेमाल करिए, राइट। तो उसके कम इस्तेमाल की वजह से ऑब्वियसली सात्विक भोजन ज्यादा लेंगे आप, उसकी द्वारा बीज और ज्यादा पावरफुल बनेगा, मजबूत बनेगा, सर्वगुण संपन्न बन पाएगा। तो इन चीजों का हमें आहार और विचारों में ध्यान रखना है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें गर्भाधान के पहले समझनी चाहिए, करनी चाहिए। ध्यान, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन,
इन सब चीजों पर आप अपना फोकस बढ़ाइए। अगर आप रेगुलर बेसिस में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय में उसे शुरू करिए, ताकि आपका शरीर चुस्त बन सके, तंदुरुस्त बन सके, मन भी शुद्ध हो सके। इसके अलावा क्या चीजें नहीं करनी है, तो टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया को बाय बाय कहना पड़ेगा। इस समय अगर आप टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया का अति उपयोग करेंगे तो हमें पता है कि वहां पर से हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, राइट? सास बहू की सीरियलें देखकर हम कौन सी पॉजिटिव बात सीख लेंगे? हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वहां पर कैसी नेगेटिव बातें होती है। अभी जो वेब सीरीज का कल्चर चल रहा है वो भरपूर नेगेटिविटी के साथ चल रहा है, राइट? क्योंकि वहां पर तो कोई भाषा का विवेक भी नहीं रखा जाता, कुछ भी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, किसी भी प्रकार के दृश्य बताए जाते हैं। तो जब हम ऐसे अभद्र दृश्य देखेंगे, अभद्र भाषा सुनेंगे, तो उसकी इम्पैक्ट हमारे मन पर होगी, और हम तो चाहते हैं कि मन को शुद्ध करना है। तो हम अगर इन सब चीजों से दूर रहेंगे, मतलब दूर रहने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, सिनेमा मत देखिएगा या सोशल मीडिया का उपयोग मत करिएगा, पर विवेकपूर्ण उपयोग करिए। वहां पर जो अच्छा देखने को मिल सकता है उसे अच्छी चीजों को ही एक्सेप्ट करिए, खराब चीजों में अभी समय व्यस्त मत करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है प्लानिंग के फेज के अंदर। और अब समय आता है गर्भाधान के समय। जब आप, जिस दिन आपने निश्चय किया है कि आज हम प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हैं, तो उस दिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने शयन कक्ष में जाएं, तब आपका मन उत्तम दशा में होना चाहिए, उत्तम कंडीशन में होना चाहिए। अगर आप टेंशन लेकर अपने शयन कक्ष में जाते हैं, सासू माँ ने क्या कहा था, पति को टेंशन है कि इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, सैलरी आएगी या नहीं, बॉस को क्या जवाब दूंगा, ये सारे विचारों को लेकर अगर हम शयन कक्ष में जाएंगे तो नेगेटिव विचार क्रिएट होंगे। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस दिन आपने कंसीव करना है, उस दिन आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। शादी की रस्मों को याद करिए कि शादी की रस्म में 3 दिन तक कैसे एंजॉय करवा कर, फ्रेश कर कर फिर आपने सुहागरात का प्लान करना होता, जो आदर्श तरीका है। तो वही आपको समझना है कि जिस दिन आपने कंसीव करने का प्लान किया है उसके 3-4 दिन पहले से आप बिल्कुल खुश रहिए, पॉजिटिव विचारों के साथ रहिए, एनर्जेटिक रहिए। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि शयन कक्ष का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, राइट? क्योंकि सुहागरात के कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना हुआ है, कितना साइंटिफिक विचारधारा थी। सुहागरात के समय जो भी डेकोरेशन करता है रूम के अंदर, जो रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वो कंसीव करने के लिए का एनवायरनमेंट है। तो क्या किया था सुहागरात के समय कि भाई कमरा ऐसा अच्छा होना चाहिए कि जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, फ्लावर्स से डेकोरेशन किया होता है कमरे का, जो भी डेकोरेशन होता है, चादर वगैरह कमरे की होती है वो लाइट कलर की होती है, राइट? तो इन सब चीजों का इस्तेमाल गर्भाधान के लिए बिल्कुल आदर्श है। वही प्रोसेस हमें कंसीव करने वाले दिन वापस रिपीट करनी है। सेकंड चीज, कब कंसीव करने के लिए उत्तम समय गिना गया है? तो आयुर्वेद के आधार से, शास्त्रों के आधार से वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु को कंसीव करने के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। यही इस बात के साथ समय के लिए भी एक स्पष्टता की गई है। रात को 9 से 11 और सुबह 4 से 6 का ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये दोनों समय कंसीव करने के लिए श्रेष्ठ समय माने गए हैं। तो जब भी आप कंसीव करने का विचार कर रहे हैं, उस समय ध्यान रखिए कि आप कंसीव करने के समय से कम 2-3 घंटे पहले अपना लास्ट खाना खा लीजिए। खाना खाने के 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद ही आपको कंसीव करने के लिए जाना है, राइट? क्योंकि उसके पहले अगर आप जाते हैं तो आपका शरीर पाचन क्रिया में व्यस्त है, राइट? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो खाना खाने के तुरंत 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले हमें कंसीव नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है गर्भाधान के समय, गर्भाधान के दिन भी। और जब भी हम गर्भाधान कर रहे हैं तब हम पहले भगवान को, आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, उन्हें हम गदगद भाव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम एक उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु आज ये गर्भाधान की क्रिया करने वाले हैं, तो आप खुद हमारी कुख में आकर विराजमान होइए। आप जैसी श्रेष्ठ गुणों वाली संतान हमें मिले, ऐसी हम पर कृपा करिएगा। तो ऐसे पॉजिटिव विचारों के साथ
हमें गर्भाधान की क्रिया करनी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गर्भाधान करते समय माता पिता के कैसे विचार होते हैं, कैसी उनकी भावना होती है, उसकी भी होने वाले बेबी पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ती है। तो उस समय आपका खुश होना, प्रफुल्लित होना, टेंशन फ्री होना, कैसे गुण वाला संतान चाहिए, उसकी अपेक्षा, उसकी प्रार्थना करते हुए कंसीव करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस हुई जो हमें कंसीव करने के पहले कंप्लीट करनी है। और उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है गर्भाधान के बाद क्या करना है, राइट। तो गर्भाधान के बाद पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान रोज जो एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज को हम डे 1 से सीखते आ रहे हैं, राइट। पजल सॉल्व करने चाहिए, राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी चाहिए, गर्भ संवाद करने चाहिए, और क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए वो सारी एक्टिविटीज हम आपको कल एक साथ बताने वाले हैं। टोटल 12 अलग अलग एक्टिविटीज करनी चाहिए। आधी एक्टिविटीज ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, बाकी की आधी कल हम और डिटेल में समझाएंगे, और अच्छी तरीके से उन सभी एक्टिविटीज को कैसे किया जाता है उसका आसान तरीका भी हम आपको कल बताने वाले हैं। पर अब हम आज के दिन आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं, जिसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं स्वागत संस्कार। स्वागत संस्कार क्या है? तो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, मतलब कि डिलीवरी होने के बाद, जब गर्भवती माता, जो कि अब माता बन चुकी है एक्चुअल में, और नया बॉर्न बेबी दोनों जब घर पर आते हैं, तब उनका बड़ी शानदार तरीके से स्वागत होना चाहिए। क्यों जरूरी है ये स्वागत? क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पीरियड है प्लस डिलीवरी का जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है, राइट। उस प्रोसेस में से जब माता बाहर निकल कर आती है, बेबी भी गर्भ की पूरी प्रोसेस में से बाहर निकल कर आता है, तो उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी फीलिंग मिले, इसलिए ये स्वागत संस्कार करना बहुत जरूरी है। अब स्वागत संस्कार में करना क्या है? बहुत सिंपल सी चीजें, कोई बहुत बड़ा खर्चा या बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ये हस्बैंड का रोल है। हस्बैंड को क्या करना है कि जब भी डिलीवरी के बाद माता हॉस्पिटल में जब अपने कमरे में वापस आती है, तो पॉसिबल हो तो हॉस्पिटल के कमरे को थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए, कुछ फ्लावर्स वहां पर लगा दीजिए, अच्छे फोटोग्राफ्स वहां पर लगा दीजिए। हॉस्पिटल की बैड स्मेल होती है, तो उस स्मेल को वहां पर अच्छे से सेंट्स के द्वारा उससे थोड़ा सुगंधित बना दीजिए। जब छुट्टी मिल जाती है गर्भवती माता को और बेबी को, तो उससे जब आप घर पर लेकर आते हैं तब उस गाड़ी को भी थोड़ा डेकोरेट कर कर लाइए। तो ये चीजें प्रेग्नेंट मदर को और बच्चे को, दोनों को थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग देगी, राइट। जब शादी कर कर भी पहली बार पत्नी को घर पर लाए थे, तब भी तो डेकोरेशन कर कर लाए थे ना। तो आज भी तो पत्नी अब माता बनकर नए स्वरूप में घर पर आ रही है, उसी तरह बेबी तो पहली बार घर पर आ रहा है, तो उसका स्वागत होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जब वो घर पर आते हैं तो घर पर भी उनकी एक छोटी सी पूजा की जाए, आरती की जाए, घर में भी थोड़ा सा डेकोरेशन किया हो। तो ऐसे एनवायरमेंट में जब माता आती है ना, तो उनका जो डिलीवरी का जो दर्द था, हॉस्पिटल की जो फीलिंग्स थी ना, वो सारी गायब हो जाएगी। सोचिए, ये बात जब मैं आपसे कह रहा हूं, तब भी आप सभी के चेहरे पर कैसी स्माइल आनी शुरू हो गई है कि यस, हम भी जब घर पर आएंगे डिलीवरी के बाद, तब अगर हमारे संग ऐसा वेलकम ट्रीट किया जाएगा तो कितना अच्छा फीलिंग आएगा। यस, तो ये एक स्वागत संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को खास तरीके से करनी चाहिए। ग्रेट। काफी सारे फ्रेंड्स के रिप्लाई आ रहे हैं कि यस, ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, हम इनको प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर डे बता सकते हैं गर्भाधान के लिए? यस, सोनल जी का क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसका आंसर भी शेयर कर देता हूँ आप सभी से। कंसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक डे, एक टाइम गिना जाता है। वो टाइम ये है कि आपका मेंसेस का जो साइकिल है, 28 डेज का साइकिल होता है। आपके जब लास्ट बार पीरियड आता है, तब से लेकर उस दिन को आपको डे 1 गिनना है, और उसके बाद 9वें दिन से 22वां दिन, राइट। आप पीरियड्स में हुए उसको पहला दिन गिनते हैं, और उसके बाद 9वें दिन से 22वें दिन का बीच का जो पीरियड है, वो समय गर्भाधान के लिए बेस्ट समय गिना गया है, राइट। उस समय कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चांसेस रहते हैं, राइट। तो 9 से 22वें दिन के बीच में आपको
मिनिमम 2 to 3 टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए कंसीव करने के लिए, ताकि कंसीव करने के चांसेस ज्यादा पॉजिटिव बन जाए, राइट। तो चलिए इस बात को समझते हुए एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ हस्बैंड। यस, काफी सारे केसेस में हमने ये नोटिस किया है कि कंसीव हो जाए ना, उसके बाद हस्बैंड फ्री हो जाते हैं कि भाई अब तो हमारा कोई काम ही नहीं है, अब तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, अब तो मम्मी संभालेगी सारा, राइट। पर ऐसा नहीं है, हस्बैंड का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली पूरी प्रेगनेंसी के दौरान माता का फैसिलिटेटर बनना है, माता को सपोर्ट सिस्टम बनना है माता की, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि कोई नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हम, पर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो प्रेग्नेंट मदर को फिजिकली छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती है, मूड स्विंग होना, थकान लगना, उल्टी उबके आना, ये सारी चीजें कम या ज्यादा प्रमाण में सभी के साथ आती रहती है। प्लस ऐसे समय में स्वभाव में भी करेक्शन आते हैं, चिड़चिड़ापन, थकावट होना, ये जो सारी परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियों में हस्बैंड को सपोर्ट सिस्टम बनना है, उन्हें समझना है, उन्हें हेल्प करनी है। ऐसे समय में अगर घर में कोई छोटी मोटी परेशानियां चल रही है, कुछ औरों के स्वभाव को लेकर अगर वाइफ को कुछ परेशानियां आ रही है, तो उस समय हस्बैंड को वहां पर उन्हें हेल्प करना है, उनकी सपोर्ट सिस्टम बनना है, उन्हें प्रेगनेंसी के दरमियान छोटे छोटे गिफ्ट्स देकर उनको हैप्पी रखना है, कैसे भी कर कर वो खुश रहें, ऐसी कोशिश करनी है, राइट। और ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। आप अगर अपनी वाइफ को एक छोटा सा प्यारा सा गुलाब का फूल अगर सप्ताह में एक बार ले जाकर दे देते हैं, 5-10 रुपए की चॉकलेट ले जाते हैं, 50 रुपए की 25 रुपए की आइसक्रीम ले जाते हैं महीने में एक बार, तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि जिनके पीछे ज्यादा खर्च नहीं है, पर पत्नी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, उनको बड़ा आनंद मिलता है ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट्स के साथ। तो इस तरह से हम हस्बैंड के तौर पर अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के दरमियान एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव रख सकते हैं। सेकेंड चीज है कि गर्भ संस्कार को फॉलो करवाने में हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। हस्बैंड गर्भ संस्कार के रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज हमने आपको सिखाई है या कल सिखाने वाले हैं, उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे वर्कशॉप जब अरेंज किए जाते हैं, तब वो साथ में बैठकर वर्कशॉप में ज्वाइंट हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में जब ये चीजें समझ लेते हैं ना, तो अगर फॉलो करते समय कोई चीज अगर आप भूल भी गए हैं, तो हस्बैंड आपको याद दिलवाएंगे। दोनों साथ में मिलकर इस जर्नी को एंजॉय करिए। आपकी जो एक मैरिज लाइफ है, उस लाइफ को वापस रिन्यू करने का ये टाइम है, क्योंकि शादी के बाद 3-4 साल बाद जब आप कंसीव कर रहे हैं, तो इन 3-4 सालों में खट्टी मीठी दोनों यादें हैं, कुछ यादें खट्टी भी हैं और कुछ मीठी भी हैं। तो खट्टी यादों को डिसकंटिन्यू करते हुए मीठी यादों को वापस संजोने का ये समय है। इस समय आप पर्सनल टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हस्बैंड की। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है हस्बैंड की कि गर्भ संस्कार का कोर्स, जो एप्लीकेशन के बारे में हम आपको कल समझाने वाले हैं, वो एनरोल करवाकर अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि उस कोर्स के द्वारा आपकी वाइफ प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने बड़े शानदार तरीके से एंजॉय कर पाएगी, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली प्रेगनेंसी का टाइम एंजॉय कर पाएंगी। तो ये भी एक हस्बैंड की बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये थी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी पर फोकस करने जा रहे हैं। तो आपको हमने जो जो चीजें कही थी साथ में रखने के लिए, मसालादानी का डब्बा और जो भी अनाज के दाने वगैरह, तो वो सब आप फटाफट से साथ में ले लीजिएगा। उनके द्वारा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका किस तरह से हम इन 5 सेंस एक्टिविटी में उपयोग करने वाले हैं, वो अब हम 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। यस, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पांचों इंद्रियों का क्या महत्व है। देखिए, पांचों इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। इन्हीं के द्वारा हम नॉलेज लेते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। तो पांचों इंद्रियों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। पांचों इंद्रियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, और ये काम भी गर्भावस्था में ही शुरू किया जा सकता है। तो हम चलिए 1 बाय 1 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो विजन, पहली एक्टिविटी है आंख। आंखों के द्वारा हम कोई भी चीज को देखते हैं, नोटिस करते हैं, समझते हैं। तो विजन के कितने टाइप हैं? 2 प्रकार के विजन हैं।
अच्छी चीजों को देखना और बुरी चीजों को देखना, राइट? तो हमें चूज करना है कि हमें किन चीजों को देखना है। ऑब्वियसली हमें अच्छी चीजों को देखना है, राइट? हम अच्छी चीजों को देखेंगे तभी अच्छी चीजें हमारे बेबी के पास नोटिस होगी। तो ये चीज को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि प्रेगनेंसी के दरमियान हमें अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजों को देखने की मात्रा बढ़ानी है। और इस चीज को करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं प्रैक्टिकली। अभी आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है? अपने पूरे कमरे के अंदर आप नजर दौड़ाइए और ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करिए कि जिन चीजों को आपने इग्नोर किया है पिछले दिनों में, ध्यान से नहीं देखा। बारीकाई से कमरे के एक एक हिस्से को बहुत गौर से देखिए। छोटी से छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। क्या आपको कोई ऐसी नई चीजें नजर आ रही है जो आपने पिछले दिनों में इग्नोर की थी या ध्यान भटक गया था? उन चीजों को आइडेंटिफाई कर कर लिखिए। लाइक वॉल पर कहीं कोई निशान बन गया है, कोई छोटी सी चीज कहीं पड़ी रह गई है। ये सारी बातों को आप आइडेंटिफाई करिए और लिखकर भेजिए। यस, श्रुति जी ने आइडेंटिफाई किया है कि क्लीनिंग की जरूरत है, विंडोज खराब हो गई है। यस, स्पाइडर, कमरे में स्पाइडरमैन घुस गया है। यस, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नोटिस आ रही है? हेयर क्लिप मिल गई जो नहीं मिल रही थी। यस, देखिए फायदा हो गया रचना जी का। हेयर क्लिप खो गई थी और अभी अचानक से ध्यान से देखा तो मिल गई। डस्ट ऑन कपबोर्ड, पंखे पर कचरा जमा हुआ है। रोशनी जी कह रहे हैं कि घर में एक रूम में एक बल्ब सॉकेट था पर वो ध्यान में नहीं आया था, अभी ध्यान से देखा तो मिल गया वो बल्ब सॉकेट। वाह। एक छोटी सी डिब्बी है जो नहीं दिखी थी पहले, वो छोटी सी डिब्बी मिल गई है। घर पे साफ सफाई की जरूरत है, अब थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। एक फोटो कहीं दिनों से पड़ी हुई थी, वो नहीं ध्यान में आ रही थी, आरू जी ने वो फोटो ढूंढ निकाली है। यस, देखिए जब आपने स्पेशली टाइम निकाला और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अपने कमरे को देखने की कोशिश की, तो जिस कमरे में आप दिन में 10-12 घंटे रहते हैं उसी कमरे में से आपको नई नई चीजें देखने को मिल रही है, राइट? तो अगर इसी तरह से हम भी प्रेगनेंसी के दरमियान थोड़ा सा इस एक्टिविटी पर फोकस करें कि कुछ नई नई चीजों को देखते रहें। इवन आप अपने कमरे में से भी जब देखेंगे ना बाहर, तो आपको ढेर सारी ऐसी नई चीजें देखने को मिलेगी जो आपके कमरे में से हर रोज दिखती है पर आपने उस पर इतना कभी नोटिस नहीं किया है। तो हमें विजन को थोड़ा स्पेसिफिक होमवर्क करवाना है, थोड़ा ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करनी है जिसके द्वारा हम और अच्छी तरीके से हमारे विजन को पावरफुल बना सके। चलिए इस एक्टिविटी को हम एक एक्टिविटी के द्वारा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है? चलिए नोटिस कर कर बताइए, दोनों चित्रों में आपको क्या डिफरेंस नोटिस हो रहा है? यस, माउथ इज अ डिफरेंट, दोनों चित्रों का मुंह अलग है, एक हंसता हुआ है और एक थोड़ा आश्चर्य करता हुआ है, राइट? थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। यस, दोनों के माउथ अलग है। हमें उसे हंसता हुआ नहीं कहकर शायद ये भी कह सकते हैं कि एक शॉक में है और एक थोड़ा सा सैड है। ओके, चलिए एक और इमेज में आपके सामने रखता हूं। यस, यहां पर क्या डिफरेंस है? इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है? टिथ, यस, परफेक्ट। अभी इनिशियली मैं आपको इजी इजी दे रहा हूं, राजी मत होना, अभी थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर डिफिकल्ट वन ऑल्सो। यस, तो चलिए ये भी आपने पता लगा लिया। यस, ये है तीसरा। बताइए अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? यस, ये दोनों चित्रों में प्लांट नहीं है, एक का माउथ खुला है, टेल नहीं है। नदी का पानी, यस, उसका शेड, उसका ड्राई स्टाइल अलग है। प्लांट एक में 3 है, दूसरे में 2 ही है, परफेक्ट। ट्री प्लांट, क्लाउड, क्लाउड में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टोन, यस, स्टोन में भी करेक्शन है, इधर एक स्टोन कम है, इधर स्टोन ज्यादा है, शेप अलग है। यस, वेरी गुड। टेल,
मुंह खुला है, एक का मुंह बंद है, एक छोटा ट्री है, फ्लावर में थोड़ा सा वेरिएशन है, यस वेरी गुड, स्टोन फ्लावर, ट्री में होल नहीं है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो छोटा वाला ट्री गायब है उधर से, इधर जो एक ट्री है उसके अंदर एक और डाली निकली हुई है जो दूसरे चित्र में नहीं है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए एक और चित्र मैं आप सभी के संग शेयर कर रहा हूं, ऊपर और नीचे, यस, प्लेन उड़ाता हुआ बच्चा है, यस, यहाँ पर क्या क्या वेरिएशन है, यहाँ पर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए डिफरेंसेस ढूंढते हैं। प्लेन की जो साइड है वो अलग दिशा में है, यस, एक राइट में उड़ रहा है, एक लेफ्ट में उड़ रहा है, पेड़ पर एप्पल की संख्या में वेरिएशन है, पेड़ के पास एक रेड कलर के फ्लावर दिख रहे हैं एक चित्र में, वो दूसरे में नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। जो गुड़िया खेल रही है उसके पास जो खिलौने पड़े हैं वहां पर एक पर्पल कलर का खिलौना है जो यहाँ पर कम है, बटरफ्लाइज की संख्या कम है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें हैं, पर आप सभी बहुत अच्छी तरीके से उससे नोटिस कर रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फ्लावर अंडर ट्री, एरोप्लेन बर्ड्स, प्लेन का डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन, थर्ड बर्ड मिसिंग, यस, तीसरा बर्ड इज मिसिंग देयर, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए एक और चित्र आप सभी के सामने, यस, यहाँ पर लायन और लाइनस दोनों बैठे हुए हैं, तो इस चित्र में क्या क्या वेरिएशन है, इस चित्र में क्या क्या चेंजेस हैं ऊपर नीचे में, यस, टेल ऊपर है, टेल नीचे है, बादल का शेप बिल्कुल परफेक्ट, आइस लिखा किसी ने पर आइस में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, यस, ट्री की ब्रांचेस में बहुत वेरिएशन है, यस, ट्री की ब्रांचेस में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेग ऊपर नीचे है, यस, एक चित्र में लायन जो स्टैंडिंग है उसका लेग ऊपर है, दूसरे में नीचे है, परफेक्ट, स्टोन्स जो बने हुए हैं जो लायनस सो रही है उसके आसपास वहां पर भी बहुत वेरिएशन है, ग्रास में वेरिएशन है, यस, ऊपर 3 ग्रास के वो पॉइंट दिख रहे हैं, नीचे 2 ही हैं, उसके राइट साइड में पत्ते हैं, वहां ऊपर वाले चित्र में पत्ते नहीं है, वहां पर भी कुछ ब्लू कलर का ग्रास लगा हुआ है, यस, बहुत छोटी 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 चीजें हैं पर आप सभी बड़ी बारीकाई से उन्हें फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारे वेरिएशंस आप लोगों ने ढूंढ कर निकाले हैं, एग्जैक्टली, तो ये थी एक्टिविटी जहां पर हमने हमारी आंखों को कष्ट दिया और आंखों को कष्ट देते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे हम एक्टिविटीज के द्वारा अपनी आंखों का उपयोग करते हुए बहुत अच्छी तरीके से आंखों की एक्टिविटी करके हम हमारी एक सेंस विजन कैपेसिटी को पावरफुल बना सकते हैं, राइट, ये प्रैक्टिसेस आप रेगुलर बेसिस में घर में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी बता रहा हूं, दैट इज अ लिसनिंग कैपेसिटी। तो लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, जैसे देखने में भी ये चीज इंपॉर्टेंट थी उसी तरह से सुनने में भी ये बात बहुत जरूरी है कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, ये हमें समझना पड़ेगा। और सुनने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करिए और आंखें बंद कर कर ध्यान से, मैं भी यहाँ पर एक साइलेंस क्रिएट करने वाला हूँ, अपने आसपास आ रही है उन्हें सुनने की कोशिश करिए और जो जो भी आवाजें आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उन आवाजों को आपको चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना है, ओके, बिल्कुल ध्यान से आंखें बंद कर कर शांति से सुनने की कोशिश करिए, जितना साइलेंस आप क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आवाजें आपको आसपास से सुनाई देने लगेगी, यस, बर्तन की आवाज आ रही है, फैन की नॉइज है, इवन घड़ी के टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही है, आसपास में कुछ व्हीकल्स जा रहे हैं उनकी आवाज आ रही है, खिड़की में से आवाज आ रही है, पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है, ड्रिलिंग मशीन कहीं आसपास में चल रहा है, बिल्कुल भजन कीर्तन चल रहे हैं आसपास में, वहां वो आवाज आ रही है, बगल वाले कमरे में टीवी चल रहा है तो उसका आवाज आ रहा है, मेरी बच्ची की आवाज आ रही है, वो आसपास में कुछ काम करते हुए गुनगुना रही है,
पानी टपकने की आवाज आ रही है। यस, देखिए ये हियरिंग कैपेसिटी हमारे पास ही थी ना, पर हमने इस पर फोकस नहीं किया। तो यही चीज आप प्रेगनेंसी के दरमियान कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार के आवाज सुनिए और उन आवाजों को रिकॉग्नाइज करवाइए बेबी को भी। ये बर्ड का वॉइस है, ये ट्रैफिक का वॉइस है, ये चम्मच का जमीन पर गिरने का आवाज है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस आप बेबी को रिकॉग्नाइज करवाइए। इवन आप घर के अलग अलग सदस्यों का आवाज भी बच्चे को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। दादा कुछ बात करेंगे बेबी से, चाचा कुछ बात करेंगे, बुआ कुछ बात करेंगे, मासी से फोन पर बात करवाइए बेबी की। तो इस तरह से अलग अलग वॉइस भी बेबी को रिकॉग्नाइज हम करवा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पोर्शन, लिसनिंग एक्टिविटी। अब हम स्मेल करने वाले हैं। आप सभी को क्या करना है कि आपने जो मसालादानी की डब्बियां साथ में ले रखी है, उन डब्बियों का इस्तेमाल करिए। आंखें बंद रखिएगा। आंखें बंद रखकर आपको उनमें से कोई भी एक डब्बी उठानी है और कौन सा मसाला आपने लिया है हाथ में, उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। कृपा कर कर मिर्ची की डब्बी को साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि अगर मिर्च को स्मेल कर ली ना तो 15 मिनट तक गायब हो जाओगे यहाँ से। ओके, तो मिर्ची को अभी हटा लीजिए और मिर्ची के अलावा बाकी की सभी चीजों को आप 1 बाय 1 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 3 टाइम ट्रायल। ओके, एक एक डब्बी उठाइए और उसे स्मेल कर कर रिकॉग्नाइज करिए। और होने के बाद आपको लिखकर भेजना है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया। हल्दी थी, मिर्ची थी, जीरा था, नमक था, यस, धनिया पाउडर, हिंग, हल्दी। और ईमानदारी रखिएगा, हाँ, आंखें बंद। आंखें बंद रखकर एक एक डब्बी आपको उठानी है। यस, जूम पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी ने 1 बाय 1 एक एक डब्बियां उठाकर अपने आंसर्स देना चालू कर दिया है। यस, फेसबुक पर भी हमारे सभी फ्रेंड्स एक्टिविटी कर रहे हैं। यस, हम आपको देख नहीं पा रहे पर आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, धना पाउडर, जीरा। यस 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 यस, डेफिनेटली आप सभी को बड़ा मजा आ रहा होगा। वैसे तो इन सभी मसालों का इस्तेमाल आप दिन में 2-3 बार करते हैं, पर आज उन्हें आंखें बंद कर कर रिकॉग्नाइज करने का कुछ अलग ही मजा है। इसी तरह से आप अलग अलग चीजों को, अलग अलग फलों को, अलग अलग फ्रूट्स को स्मेल कर कर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। इसके द्वारा दो फायदे होंगे। आपका बेबी भी एकदम अच्छी तरीके से इन स्मेलों को रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, उसकी भी इंद्रिय मजबूत बनेगी। और दूसरा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोरोना नहीं है, राइट? क्योंकि अगर कोरोना होता है तो स्मेल आनी बंद हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर हमारा दूसरा फायदा भी हो जाएगा कि हम कंफर्म कर लेंगे कि स्मेल आ रही है, मतलब कोरोना नहीं है हमको। ओके, चलिए, तो सबको ये एक्टिविटी भी समझ में आई, सबको मजा आया। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ट्राई कर सकते हैं घर में। अब हमें टेस्ट की एक्टिविटी करनी है। हम क्या करेंगे कि आप देखिए, मसाले के लिए मैं आपको टेस्ट करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि लेडीज मसाले में एक्सपर्ट होती हैं। पप्पास को मसाला टेस्ट करवाया जाए ना, तब गड़बड़ होती है, तब पापा को धनिया पाउडर और हल्दी के बीच में टेस्ट चेक करने में बड़ी परेशानी आएगी। तो टेस्ट आपको क्या करना है, आपको, आपने जो ग्रेन्स के दाने लिए हैं, उन दानों में से किसी भी एक दाने को उठाना है और टच कर कर उसे रिकॉग्नाइज मत करिएगा, राइट? टच करने से अगर आपको रिकॉग्नाइज हो भी जाता है तो उसे इग्नोर करिए, सिर्फ टेस्ट से उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। ओके, आंखें बंद रखकर उसे मुंह में रखिएगा, नहीं तो आंखों से दिख भी जाएगा आपको, राइट? 1 बाय 1 एक एक अटेम्प्ट करिए। और कौन सा दाना है, अगर आपने परफेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप उसका नाम और यस लिखिएगा, और अगर आपने गलत रिकॉग्नाइज किया है तो उसका नाम लिखने के बाद नो लिखिएगा। ओके, यस, तुअर दाल, चना दाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, हाँ, क्योंकि कठोरों में, मतलब बीन्स में तो ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही टेस्ट आता है। तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि ये मूंग की दाल है या ये उड़द है या ये क्या है? सब वेरिएशन बड़े मिक्स होने वाले हैं। चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ये दालें भी सब एक जैसी फील आती है। तो मुंह में टेस्ट करने से कितना परफेक्ट पता चल पाता है, देखते हैं। मूंग, उड़द, चना, चना, उड़द, मूंग, गेहूं, चावल, ओके, राइस का दाना था। ब्लैक चने, हाँ, चने में फिर ये ब्राउन चना है या ब्लैक चना है, वो तो टेस्ट से कैसे पता चलेगा? हाँ? दोनों का कलर टेस्ट में थोड़ी पता चलेगा, तो ये भी एक थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। ओके, बाजरा, तुअर, गेहूं, बाजरा, मक्की, मक्की का दाना, ओके, चने की दाल, जवार, ओ बाप रे, जवार भी लेकर बैठे हैं अर्शिता जी। राइस, चना, अड़द, मग,
काली उड़द साबुत, ओके। राजमा, यस, दिल्ली से लगता है, हाँ गंगा गौरी जी, या नॉर्थ से राजमा, वहां पर नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेथी, व्हीट एंड मिलेट दोनों दिए हस्बैंड ने, ओके। मेथी, मकई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों को टेस्ट करेंगे, पर टेस्ट करते समय उसमें आंखें बंद रखेंगे। सेम चीज आप घर में जब कुछ खाना बनता है, तो अगर वो खाना आपने नहीं बनाया, तो उस खाने को चखिए और चखकर पता लगाइए कि इसमें कौन कौन से मसाले गिरे हैं, और जिन्होंने बनाया उससे रीचेक करवाइए। यही एक्टिविटी आप हस्बैंड से भी करवा सकते हैं। आप जो भी बनाते हैं सब्जी, वो बनाने के बाद उनको खिलाते समय उन्हें कहिए कि अभी आपको सिर्फ चखने के लिए मिलेगी। अगर आपने इसमें से 3 मसाले सही बता दिए, तो फिर पूरा खाना भी परोसा जाएगा। तो एक मस्ती मजाक के संग मजेदार एक्टिविटी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी सभी की घर में। अब है 5वीं एक्टिविटी, दैट इज अ टच एक्टिविटी, राइट। हम स्पर्श कर कर भी चीजों को जान पाते हैं, नॉलेज ले पाते हैं। तो अब आपको वापस मसालेदानी पकड़नी है। आंखें बंद रखकर मसालेदानी में से पर्टिकुलर किसी भी पाउडर को पकड़ना है, टच करना है उंगलियों से, और रिकॉग्नाइज कर कर बताना है कि ये मसाला कौन सा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पाउडर की मात्रा तो सभी की एक जैसी लगती है। हल्का सा ही खुरदुरापन किसी किसी चीज में होता है, राइट। तो वो आप पता लगा पाते हैं नहीं? चलिए हम चेक करते हैं। यस, और डब्बियों को थोड़ा उलट सुलट कर दीजिएगा। काफी लोगों को पता ही होता है कि भाई हल्दी इसी जगह है, मिर्ची इसी जगह है, तो हाथ भी वहीं जाएगा। तो ऐसी चीटिंग मत करिएगा, ईमानदारी से कोशिश करिएगा। यस, गरम मसाला, अमचूर, जीरा। जीरा अगर साबुत है तो आप आसानी से पता लगा लेंगे स्पर्श कर कर, राइट। पर अगर जीरा भी पाउडर बना दिया है या धनिया भी पाउडर बना दिया है, गरम मसाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। यस, सोनल जी कह रही है कि हिंग नहीं रिकॉग्नाइज हो पाई। यस, सॉल्ट, मिर्च पाउडर, यस यहाँ पर मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी को बड़ा मजा आ रहा है। रूपा जी तो हंस रही है एक्टिविटी करते करते कि ये क्या गड़बड़ गड़बड़ हो रही है इन मसालों के संग। वैसे तो पूरे दिन में 3-4 बार खेलते हैं बड़े आसानी से, पर अभी ये मसाले ही परीक्षा ले रहे हैं हमारी। हाँ, हल्दी को रेड चिली पाउडर समझा। यस, देखिए शर्मिला जी कह रही है कि हल्दी को मैंने रेड चिली पाउडर समझ लिया, तो ये सब गड़बड़ हो रही है। यस, तो इस तरह से हम टच की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, राइट। और घर में और बहुत सारी चीजें होती है ऐसी कि जिनको हम टच कर कर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, ताकि हमारे हैंड्स, हमारी स्किन अच्छी तरीके से चीजों को स्पर्श से रिकॉग्नाइज करने के लिए डेवलप हो, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो ये थी 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को आप प्रेगनेंसी के दरमियान रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सारी चीजें घर में आसानी से अवेलेबल है, राइट। कोई चीज लाने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो आप सेफ्टी से घर में ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं, दैट इज अ स्टेम सेल्स। यस, काफी लोग हमें ये सवाल करते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होता है, क्यों इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी या इसके बारे में बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे होते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय आपको स्टेम सेल्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बहुत ब्रीफली इस बात को समझा देता हूं। स्टेम सेल्स क्या है? तो हम सभी ने सुना है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जैसे ही डिलीवरी होती, तब डिलीवरी होते ही बच्चा माता के संग जो गर्भनाल से, एम्ब्रिकल कोर्ड से जुड़ा हुआ होता है, उससे डॉक्टर काटते हैं। दाई माता होती थी तो वो भी उन्हें काट देती थी, और काटने के बाद बच्चे को और माता को उससे अलग किया जाता है। ये जो एम्ब्रिकल कोर्ड है, ये जो गर्भनाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अंदर उसके अंदर जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के द्वारा माता से जो भी माता खाती है, जो भी डाइट माता लेती है, वो डाइट पौष्टिक तत्व बनकर उस एम्ब्रिकल कोड के द्वारा बच्चे तक जाता है, और उसी से बच्चे का निर्माण होता है। माता पिता के द्वारा जब पहला बीज बनता है, वो जो पहला बीज, जो पहला सेल होता है, उसे स्टेम सेल कहा जाता है। और वो स्टेम सेल्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बड़ी मात्रा में गर्भनाल के अंदर रहते हैं। अब आप सभी ने सुना होगा, पहले के समय में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तब क्या करते थे कि गर्भनाल को से जब बच्चे को अलग किया जाता था ना, तब उस बचे हुए गर्भनाल के टुकड़े को हमारे बड़े बुजुर्ग घर में संभाल कर रख लेते थे। सुना है आपने ये सब बातें? पहले ऐसा होता था। फिर क्या करते थे, जब भी वो बच्चा
अगर आने वाले 2-3 महीनों में बीमार पड़ता तो उस गर्भनाल को घिसकर उसका पानी बनाकर बच्चे को पिला दिया जाता, और जैसे ही बच्चा वो पानी पीता वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता था। वो जो भी छोटी मोटी सर्दी खांसी उसे बीमारी हुई है, बुखार आया है, तो वो निकल जाता था। ये चीज इतनी पावरफुल है क्योंकि स्टेम सेल्स सबसे बेसिक सेल है हमारे बॉडी का। इस सेल में से शरीर के बाकी सारे अंग बनते हैं। अब पहले के समय में तो लिमिटेशन थी क्योंकि स्टेम सेल्स सिर्फ 3 महीने नॉर्मल कंडीशन में प्रिजर्व हो पाते हैं, पर अगर इन स्टेम सेल्स को लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रिजर्व कर लिया जाए तो ये स्टेम सेल्स पूरी जिंदगी बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। और कुछ वर्षों पहले मेडिकल साइंस ने इस बारे में रिसर्च कर कर एक पावरफुल टेक्नोलॉजी तैयार की है। अब क्या करते हैं कि डिलीवरी होने के बाद जैसे ही माता से बच्चे को अलग किया जाता है, तो वैसे तो गर्भनाल को मेडिकल वेस्ट के हिसाब से डस्टबिन में डालकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर अब ऐसा नहीं करते। अगर आप स्टेम सेल बैंकिंग करवाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, तो आपकी जो स्टेम सेल बैंकिंग की कंपनी है, वो कंपनी आकर आपके डॉक्टर के पास से कोड ब्लड में से स्टेम सेल्स और कोड ब्लड को निकालकर प्रिजर्व कर लेती है, और उससे प्रिजर्व करते हैं वो अपने लेबोरेटरीज के अंदर, जो कि प्रिजर्व हो पाती है 50, 60, 70, 80 साल तक। राइट? तो एक लंबे समय तक उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है। और प्रिजर्व करने का फायदा क्या है? तो अगर न भगवान न करे, हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कभी भी कोई परेशानी न आए, पर अगर आपके होने वाले बच्चे को भविष्य में अगर कोई बीमारी आती है, तो स्टेम सेल्स का उपयोग कर कर उस बीमारी का निदान किया जा सकता है। ऐसी 80 से ज्यादा बीमारियों पर रिसर्च हो चुका है, और 80 से ज्यादा बीमारियों में स्टेम सेल्स को संग्रहित कर कर उनका उपयोग किया जा सकता है, और उनके उपयोग द्वारा बीमारी को मिटाया गया है। 80 बीमारियों का तो सॉल्यूशन निकल चुका है स्टेम सेल से, 120 से ज्यादा बीमारियों पर काम चल रहा है। और इवन कोविड, जो ये अभी कोरोना का भय फैला हुआ है, उसके ऊपर भी रिसर्च और ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरा एक नया अंग बना सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो स्टेम सेल्स के द्वारा जिन बीमारियों का निदान अभी हो पा रहा है, उनमें हार्ट रिलेटेड बीमारियां, कैंसर रिलेटेड बीमारियां, ऐसी गंभीर बीमारियों का भी निदान हो सकता है। राइट? ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम बोलते हुए भी हमें डर लगता है, नाम से भी हमें फियर आता है, पर अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है भविष्य में बच्चे को, तो उसको बचाने के लिए ये स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? अब स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? तो स्टेम सेल्स का इस्तेमाल आपका होने वाला बच्चा, उस बच्चे के सगे भाई बहन, बच्चे के माता पिता, और बच्चे के माता पिता के माता पिता, मतलब पापा के भी माता पिता और मम्मी के भी माता पिता, इन सभी में से भी किसी को अगर कोई परेशानी आती है ऐसी, तो उनको भी वो स्टेम सेल्स अगर मैच हो जाते हैं उनके, तो उनके भी बीमारी के समय बच्चे के स्टेम सेल्स काम आ सकते हैं। तो बच्चा, आपका होने वाला बच्चा चिराग कहा जाता है, उसके पीछे यही कारण है कि उसके स्टेम सेल्स का उपयोग इतने फैमिली के मेंबर्स की बीमारी में भी यूज हो सकता है। राइट? तो स्टेम सेल्स गर्भ संस्कार का हिस्सा नहीं है, पर इस बारे में नॉलेज आपको प्रेगनेंसी के दरमियान होना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग की प्रोसेस अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिलीवरी के 15 दिन पहले मिनिमम ये डिसीजन ले लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी बैंक के संग अपना बुकिंग करवा देते हैं, तभी तो आपकी बैंक आकर आपके डिलीवरी के दिन इसकी प्रोसेस करेगी, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है, आधे घंटे में ये पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए। अगर डिलीवरी के डिलीवरी के ही समय पर अगर कोल्ड ब्लड को अलग कर कर उसमें से ब्लड प्रिजर्व कर लिया नहीं गया, तो फिर वो मेडिकल वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। राइट? तो ये जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। हम इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं। राइट? हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी, पर इसकी जान जरूरी है, इसलिए जो लोग स्टेम सेल बैंकिंग का काम करते हैं, ऐसी एक बहुत जानी मानी बरसों पुरानी कंपनी के साथ हमने एक टाई अप किया है। ये टाई अप है कि वो लोग स्टेम सेल बैंकिंग का काम करते हैं, उन लोगों से हमने ये टाई अप किया है कि भाई मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के द्वारा जो लोग भी हमारे पास गर्भ संस्कार सीखने आते हैं, उनको स्टेम सेल बैंकिंग का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो
टाई अप क्या हुआ है कंपनी के साथ हमारा, कि हमारे तरफ से जितने भी लोग, जो लोग भी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के एप्लीकेशन यूजर हैं या मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कंपनी की टीम खुद आपके पर्सनल टाइम पर आधे घंटे का फ्री प्रेजेंटेशन देगी। ये पूरी सिस्टम टेक्निकली कैसे काम करती है, क्या खर्चा होता है, ये सारी बातें आपको, आपके हस्बैंड को और आपके परिवार के सभी सदस्य को समझना बहुत जरूरी है। तो उसका पूरा प्रेजेंटेशन हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करवा दिया है, राइट। वो प्रेजेंटेशन कैसे लेना है, तो वो प्रेजेंटेशन लेने के लिए आपको हम यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रहे हैं। इस लिंक पर अपना फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप कर देंगे, हम उस टीम के साथ आपका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। वो टीम आपके पर्सनल कन्वीनियंट टाइम पर आपको फोन करेगी और आपका प्रेजेंटेशन आपको ऑनलाइन कैसे लेना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी देगी, राइट। तो अगर आप में से कोई भी ये प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है। आप इस लिंक पर अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ये फॉर्म, ये आपके जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टीम के साथ शेयर कर दी जाएगी और वो लोग आपको कॉल कर कर कहेंगे कि आप मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के पार्टिसिपेंट हैं और आप फ्री वर्कशॉप के लिए लायबल बनते हैं। तो आपकी कन्वीनियंट टाइम पर हम आपको बताने के लिए, आपको पूरी बात समझाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक स्पेशल सुविधा मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने अरेंज की है, ताकि आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो ये था स्टेम सेल्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी, वो हमने आपसे शेयर की। अब हम आगे बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं लेट्स प्ले क्विज। अब हम एक क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस क्विज के अंदर हम आपको 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम चेक करेंगे कि गर्भ संस्कार को लेकर आप कितना परफेक्ट तरीके से समझ पाए हैं, राइट। तो आपकी गर्भ संस्कार की नॉलेज कितनी परफेक्ट है, इस बात को हम चेक कर रहे हैं। आप सभी को अपने आंसर्स, हम एक एक सवाल पूछेंगे आपको और आपके आंसर्स आपको फटाफट से रिप्लाई करने हैं चैट बॉक्स के अंदर। यस, तो पहला सवाल है आप सभी के लिए, सुधार डैश में होता है डैश में नहीं। यस, तो चलिए हम चेक कर रहे हैं कि आपका गर्भ संस्कार का नॉलेज कितना परफेक्ट बन पाया है, कितना सही तरीके से आप सभी चीजों को समझ पाए हैं। ग्रेट, सभी के आंसर्स बिल्कुल फटाफट से आ रहे हैं, एकदम सही आंसर मिल रहे हैं सभी की तरफ से। सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं, राइट। वैसे तो आंसर बी भी सभी पत्नियों के लिए बिल्कुल लागू पड़ता है ना। सुधार पति में हो सकता है, पत्नी में नहीं। पत्नी इज ऑलवेज राइट, पति को ही सुधरना पड़ेगा। ये भी काफी केसेस में जवाब सही होता है, पर ऑब्वियसली गर्भ संस्कार को ध्यान में रखते हुए तो पहला जवाब सही है, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। गर्भ संस्कार का पालन कब करना चाहिए? हर रविवार, हफ्ते में 2 बार, हर रोज? यस, काफी लोग कहते हैं ना कि हमने गर्भ संस्कार के क्लास किए हैं, सप्ताह में 1 बार जाना पड़ता है, सप्ताह में 2 बार जाना पड़ता है, तो क्या वो लोग सही हैं? यस, तो आप सभी ने अपना आंसर बताकर उन सभी लोगों को क्लैरिटी करवा दी है कि गर्भ संस्कार हफ्ते में 1 बार या सप्ताह में 2 बार का काम नहीं है। गर्भ संस्कार हर रोज करने वाली एक्टिविटी है। आपको गर्भ संस्कार का पालन हर रोज करना पड़ेगा। चलिए तीसरा सवाल, माता का गर्भाशय केवल अंग नहीं बल्कि महान डैश है। अगर आपने गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। माता का गर्भाशय क्या है? सिर्फ एक अंग है कि फिर पाठशाला है, कि खजाना है, कि लाइब्रेरी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आप सभी के आंसर्स एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं, किसी के भी आंसर में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं नोटिस हो पा रही है। बिल्कुल राइट, माता का गर्भाशय पाठशाला है। बच्चा जहां से पढ़ाई की शुरुआत, सीखने की शुरुआत करता है, वो महान अंग है माता का गर्भाशय। चौथा सवाल, गर्भावस्था डैश होनी चाहिए, डैश नहीं। आयोजित होनी चाहिए, आकस्मिक नहीं। आकस्मिक होनी चाहिए, आयोजित नहीं। पियर में होनी चाहिए, ससुराल में नहीं। यस, तो क्या जवाब है आपका?
गर्भावस्था किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के आंसर्स बहुत क्विकली आ रहे हैं और फेसबुक में तो बौछार लगी है जवाबों की, फटाफट से आंसर्स आ रहे हैं सभी मम्मी पापा के। ए किसी को भी डाउट नहीं है, कोई भी बी नहीं कह रहा, सी नहीं कह रहा, सभी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपका दिमाग कि गर्भावस्था आयोजित होनी चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए प्रॉपरली, सभी रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए और उसी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए पांचवा सवाल, गर्भावस्था के दौरान माता का खाली जगह रहना बहुत जरूरी है। विचारों में रहना, चिंता में रहना, सकारात्मक रहना। भाई चिंता में और विचारों में तो हम रहते ही हैं, पर वो रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सही जवाब आप सभी ने जो बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। द राइट आंसर इज सी, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कितनी भी नेगेटिविटी आसपास क्यों ना आए, पर जीजाबाई को हम याद करेंगे, माता देवकी को याद करेंगे। कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था, माता देवकी को जेल में कौन सी सुविधा मिल रही थी, क्या फैसिलिटी थी? उनका खुद का भाई उन्हें परेशान कर रहा था। खाने पीने में भी कितनी अच्छी व्यवस्था मिल रही होगी हम सभी समझ सकते हैं। जेल में कौन सा अच्छा खाना मिलने वाला था? जेल में क्या उनका भाई जो उनको मारने के लिए बैठा था, वो क्या उनको काजू बादाम पिस्ता खिलाने वाला था? नो। पर फिर भी माता ने पॉजिटिव विचारों के द्वारा एक श्रेष्ठ संतान को, भगवान कृष्ण को जन्म दिया। तो यस, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। छठा सवाल आप सभी के सामने, गर्भ संस्कार के दैनिक पालन से खाली जगह संतान की प्राप्ति होती है। विशेष संतान की प्राप्ति, इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति, सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति। यस, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, देखा जाए तो सभी जवाब सही नजर आएंगे, पर एप्लीकेशन के आधार से, गर्भ संस्कार के सिद्धांत के आधार से क्या परफेक्ट आंसर निकल कर आता है? चलिए बताइए। ऑलमोस्ट सभी के जवाब सही दिशा की तरफ हैं, पर कुछ लोग अभी भी ए, सी, बी अलग अलग ऑप्शंस कह रहे हैं, पर 90% लोगों के जवाब कॉमन आंसर आ रहा है और वही जवाब सही है। दैट्स द आंसर बी, इच्छित गुण वाले संतान। इट इज अ स्पेसिफिक आंसर, राइट? क्योंकि दैनिक पालन आप जिन गुणों के लिए करोगे वही तो गुण बच्चे में आएंगे ना। विशेष तो हर बालक बनने ही वाला है। सर्वगुण संपन्न की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, पर हम जिन विचारों को लेकर दैनिक पालन करेंगे वही विचार, वही गुण बच्चे में आएंगे। इसीलिए आदर्श जवाब है छठा, सी, बी, इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति। चलिए तीसरा सवाल, सातवां सवाल सॉरी, गर्भ संस्कार एक डैश विज्ञान है? आध्यात्मिक विज्ञान है, तार्किक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है? यस, गर्भ संस्कार कैसा विज्ञान है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को भी मन में एक भी प्रतिशत डाउट नहीं रहा अब, क्योंकि काफी लोग गर्भ संस्कार को आध्यात्मिक बात समझ लेते हैं, सत्संग की बात समझ लेते हैं, पर अब हमारे सभी के मन में क्लियर हो चुका है कि गर्भ संस्कार इज अ साइंस एंड इट्स अ एंशिएंट साइंस। ये एक वैदिक विज्ञान है। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए आठवां सवाल, बच्चे का खाली जगह प्रतिशत दिमाग माता के गर्भ में डेवलप हो जाता है? यस, कितने परसेंट ब्रेन माता के गर्भ में डेवलप हो जाता है बेबी का? 78, 80 और 85? इस सवाल में तो ऑब्वियसली किसी को भी डाउट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी ने बिल्कुल रट्टा मार लिया है, परफेक्टली आंसर को याद कर लिया है, एंड इट इज द राइट आंसर इज बी, 80% ब्रेन। परफेक्ट। चलिए नौवां सवाल आप सभी के सामने, गर्भावस्था के दौरान शिशु के दिमाग में प्रति मिनट कितने न्यूरॉन्स बनते हैं? यस, पर मिनट कितने न्यूरॉन्स बनते हैं प्रेगनेंसी के समय माता के गर्भ में, बेबी के दिमाग के? 1.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख? आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी? यस, क्या आंसर आएगा इसका? श्वेता जी, गंगोत्री जी, मिताली जी सभी अपने अपने आंसर्स दे रहे हैं, पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है इस फिगर में। देखते हैं सही जवाब क्या निकल कर आता है। अजीत जी बता रहे हैं ए, कोई बता रहा है, प्रियंका जी बता रही है सी, अजीत जी अगेन बता रहे हैं, मैजेस्टिक नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है वो भी बता रहे हैं, शर्मिला जी भी बता रही हैं ए, प्रतीक्षा जी बता रही हैं ए।
यस, संगीता जी ने अपना आंसर बदल दिया है, उन्होंने अपना आंसर ए में से सी कर दिया है। सही जवाब है आंसर सी, 2.5 लाख पर मिनट। 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं माता के गर्भ में बच्चे के दिमाग के। चलिए 10वां सवाल, गर्भ संस्कार गुरु ऐप आपको रोजाना कितनी एक्टिविटीज करवाती है? गर्भ संस्कार गुरु ऐप का जो कोर्स है, उस कोर्स में आपको हर रोज कितनी एक्टिविटी करनी होती है? इस सवाल को अगर दूसरी तरीके से पूछे तो गर्भ संस्कार के दैनिक पालन के लिए आदर्श कितनी एक्टिविटी करनी जरूरी है? 10, 12, 15, 10, 12, 15, 10, 12, 15। यस, ऑलमोस्ट सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 12, 12 एक्टिविटी इज द राइट आंसर। ना 12 से कम सही होगा, ना 12 से ज्यादा सही होगा। काफी लोग कहते हैं कि 20 एक्टिविटी करो, 22 एक्टिविटी करो, 25 एक्टिविटी करो। फालतू बातें हैं, इतना ना टाइम है और ना ओवर ईटिंग करने से कोई फायदा होने वाला है। जितना जरूरी है नाप का है, उतना खाएंगे ना तभी शरीर मजबूत बनेगा। ज्यादा खाने लगेंगे तो उल्टियां होने लगेगी, राइट? तो ओवर ईटिंग नहीं करना है। 12 एक्टिविटी मोर देन सफिशिएंट है, उतनी ही परफेक्ट तरीके से करनी है। 11वां सवाल, गर्भ संस्कार गुरु ऐप कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? 3, 2, 110। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? आंसर है 3, 2 या 110। क्या बात है, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, अच्छी तरीके से फुल डिटेल में एप्लीकेशन को समझा है। यस, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। आंसर इज 3। आंसर ए 3 है। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषा में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। आने वाले महीने में मराठी भाषा में भी एप्लीकेशन आ जाएगी। आने वाले महीने में 4थी भाषा ऐड करने हम जा रहे हैं, तो आने वाले महीने से 4 जवाब हो जाएगा, अभी 3 जवाब सही है। चलो एक और सवाल, गर्भ संस्कार गुरु ऐप द्वारा आप गर्भ संस्कार का पालन कब कर सकते हैं? डैश कर सकते हैं, कभी कभी, दिए गए निश्चित समय पर, कभी भी, कहीं भी। यस, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गर्भ संस्कार का पालन तो हमें हमेशा करना है, रोज करना है। तो गर्भ संस्कार एप्लीकेशन क्या आपको बंधन में डालती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी, या फिर वो आपको स्पेशल फैसिलिटी देती है, आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कर सकते हैं, जैसे कोई क्लासेस करने वाला हो, सप्ताह में 1 बार, 2 बार या 3 बार। यस, तो आप सभी ने बिल्कुल सही गैस किया है, बिल्कुल सही आंसर है सी, कभी भी, कहीं भी। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप एनी टाइम एनीवेयर, आप बेड रेस्ट करते हुए भी एक्टिविटी कर सकते हैं, पियर गए हो तब भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल, गर्भ संस्कार द्वारा हमें डैश वर्ष का काम डैश वर्ष में करना है? 90 वर्ष का काम 9 महीने में, 100 वर्ष का काम 10 महीने में, 9 वर्ष का काम 9 महीने में। क्या बात है, आप सभी ने गर्भ संस्कार को बिल्कुल आत्मसात कर लिया हो ऐसा लगता है, एक भी जवाब गलत नहीं आ रहा, सभी के जवाब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका आंसर, आंसर इज ए, 90 वर्ष का काम हमें 9 महीनों में करना है, राइट? 9 महीनों के अंदर बच्चे के 90 वर्ष की जिंदगी डिजाइन कर देनी है। चलिए एक और सवाल, गर्भ संस्कार गुरु ऐप, सवाल है आप सभी के सामने, गर्भ संस्कार गुरु ऐप, मेरी स्क्रीन शायद थोड़ी सी जाम हो गई, आपको सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप उसे पढ़कर आंसर दीजिएगा। यस, गर्भ संस्कार गुरु ऐप गर्भ संस्कार का पालन गर्भावस्था के डैश अनुसार करवाती है? महीने द्वारा, हफ्ते द्वारा या दिन द्वारा? यस, यहां पर शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, महीने के मुताबिक करवाती है, हफ्ते द्वारा करवाती है या दिन द्वारा करवाती है? यही जवाब गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को विश्व की एकमात्र एप्लीकेशन बना देता है, एकमात्र कोर्स बनाता है। इतना स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ कोर्स दुनिया में और कोई भी नहीं है, जो कोर्स आपको प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार काम करवाता है। यस, गर्भ संस्कार गुरु ऐप इतना स्पेसिफिकली ध्यान रखता है कि आपको आपके प्रेगनेंसी के डेट के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटी करवाता है, महीने के अनुसार भी नहीं, हफ्ते के अनुसार भी नहीं। आज के दिन आपको क्या करना है, उतना स्पेसिफिक गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलता है।
चलिए एक और सवाल आप सभी के सामने। गर्भवती स्त्री के भावनात्मक स्पंदन गर्भस्थ शिशु के साथ पहुंचाने के लिए डैश एक्टिविटी करनी चाहिए। यस, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? गर्भ संवाद करना चाहिए, योग करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए? ग्रेट, आप सभी बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी दे रहे हैं। हमें गर्भ संवाद करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रार्थना करने से गर्भस्थ शिशु तथा गर्भवती की डैश होती है। यस, प्रार्थना के द्वारा क्या फायदा होता है? आयु वृद्धि होती है, इच्छा वृद्धि होती है या रक्षा होती है? प्रार्थना, प्रेगनेंसी के दरमियान प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है? आयु वृद्धि, इच्छा वृद्धि या रक्षा? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का सी, रक्षा। बहुत बढ़िया। चलिए 70वां सवाल, लास्ट सवाल आज के क्विज का। गर्भ संस्कार गुरु ऐप में आपको हर रोज शिशु के पीक्यू, ईक्यू, एसक्यू, आईक्यू और डैश के विकास के लिए मटेरियल प्राप्त होगा। आप अगर गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स करते हैं तो आपको पीक्यू, ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू के डेवलपमेंट का तो गाइडेंस मिलने ही वाला है। इसके साथ किस चीज का गाइडेंस मिलने वाला है? तो बिल्कुल परफेक्ट, आप सभी ने सही आंसर दिया है सी, पंचेंद्रिय। पांचों इंद्रियों का डेवलपमेंट बच्चे का माता के गर्भ में हो जाए, इस तरह की एक्टिविटीज प्रेगनेंसी के दरमियान गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के द्वारा आप सभी को मिलती है। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो, शाबाशी हो, आप शाबाशी आप सभी को। ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स बिल्कुल सही थे। आपने गर्भ संस्कार को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब हम डे 3 के विनर्स के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। अश्विनी जी मुंबई से, डॉक्टर स्नेहा जी नासिक से, माहिता जी चेन्नई से, सौरवी माझी जी वेस्ट बंगाल से, निशा जी अहमदाबाद से, सीमा पंचाल सूरत से, जानकी शर्मा जी दिल्ली से, वैदेही पटेल ऑस्ट्रेलिया से, नेहा गुप्ता जी पंजाब से और आरती पवार जी पुणे से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स भेजे थे। साथ ही साथ बेबी के लिए जो लेटर लिखने को आपको कहा गया था, वो लेटर भी बहुत डिटेल में, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा था। तो इस लेटर को खास सभी संभाल कर रखिएगा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल विनर्स। आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने लेटर्स आपने शेयर किए थे। चलिए फटाफट से आज के दिन का होमवर्क भी हम आपको बता देते हैं। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के अंदर हर महीने कौन से राग सुनने चाहिए और वो राग के ट्रैक्स भी हमने दिए हुए हैं। तो वो कहां पर दिए हुए हैं, एप्लीकेशन के किस सेगमेंट में दिए हुए हैं, वो आपको हमें लिखकर भेजना है। सेकंड जो आपका कंपटीशन है वो ये है कि आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है हमारे साथ। किस चीज का? तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर पोस्टर्स, कैलेंडर्स, गर्भ संस्कार की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो दी हुई है हमने, वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। वहां पर एक शेयर का बटन दिया हुआ है, तो वो अच्छे अच्छे पोस्टर्स आपको उसमें से कोई भी 2-3 पोस्टर सेलेक्ट करने हैं और उन्हें शेयर करने हैं अपने फेसबुक पेज पर, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा, ट्विटर कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। आपको वो पोस्टर शेयर करने हैं ताकि गर्भ संस्कार के प्रोत्साहन के रिलेटेड जो अच्छे अच्छे पोस्टर्स, जो कैलेंडर्स हमने बनाए हैं, वो और लोगों के संग शेयर किए जा सके, उनके संग उन इंफॉर्मेशन को हम भेज सके। तो ये आपका सेकंड टास्क है। आपका थर्ड टास्क है गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का जो पेड कोर्स है, जिस कोर्स की फीस आपको चुकानी होती है, उस कोर्स के बारे में हमने एप्लीकेशन के अंदर बहुत विस्तृत जानकारी दे रखी है। उस जानकारी को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ताकि कल हम उसकी जब बात करेंगे, उस कोर्स को प्रैक्टिकली देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से उसको आप समझ जाएं। तो ये तीनों टास्क आपको कंप्लीट कर हमें व्हाट्सएप करना है या हमें ईमेल करना है कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया। जिनके आंसर्स पिछले 3 दिनों की तरह जल्दी से आ जाएंगे, उनमें से हम रैंडम विजेताओं को सिलेक्ट कर उनके नाम कल के पोर्शन में अनाउंस करेंगे। कल हम क्या सीखने वाले हैं? तो कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर किसी वजह से कोई फ्रेंड्स पिछले दिनों में मिस कर गए हैं, तो उन सभी को आप याद कर फोर्स कर कल बुलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल का सेशन अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाता है, 12 की 12 एक्टिविटीज को प्रॉपरली एक साथ समझने वाले हैं।
योगा, डाइट, इनके बारे में भी हम आपको प्रॉपर माहिती देने वाले हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कैसे योगा करने हैं, डाइट में क्या-क्या ध्यान रखना है, जिसके द्वारा हम डिजायर्ड क्वालिटी वाला बेबी ला सकते हैं। गर्भ संस्कार का जो कोर्स है एप्लीकेशन का, वो पूरा कोर्स हम आपको कल प्रैक्टिकली लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे एक्टिविटीज आती है, कैसे एप्लीकेशन काम करती है, कैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की वजह से माताओं की प्रेगनेंसी की पूरी फीलिंग चेंज हो जाती है, बहुत एंजॉय करती हैं वो एप्लीकेशन को, प्रेगनेंसी को, वो पूरी बात हम समझेंगे। और कल के दिन आप सभी के लिए, और जिन लोगों ने कंपटीशन जीता है उन सभी के लिए हम एक स्पेशल ऑफर लाने वाले हैं। तो कल अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो कल आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो इसीलिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। होमवर्क कंप्लीट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कल के सेशन में ढेर सारी नई नई बातों के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक आप सभी को हैप्पी गर्भ संस्कार, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि कल हमें और भी प्यारी प्यारी बातें सीखनी है। तो कल हम जल्दी से मिलेंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे वापस शार्प। आज ही की तरह 2 बजे सेशन शुरू हो चुका होगा। और अगेन अगर आपको जूम पर आना है तो आपको 1:30 पौने 2 के बीच में एनरोल करना पड़ेगा, उसके बाद जूम पर एंट्री नहीं मिलती। सभी अलर्ट मम्मा है, फटाफट आकर बैठ जाती हैं। और अगर आपको सेशन में कुछ भी मिस हो गया है, वॉइस कम्युनिकेशन का कुछ इश्यू था, तो आप इस सेशन को रात को 9 से 10:30 के बीच में यूट्यूब चैनल पर भी वापस देख सकते हैं, वहां पर हम इसका रिपीट टेलीकास्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।